हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण। जी हाँ, हम मैथ्स का ये जो विषय है गणित शिक्षण जो इसकी बात करने वाले हैं। गणित शिक्षण थोड़ा कठिन विषय होता है क्योंकि इसमें सबको सवाल आते हैं कि भाई गणित जैसा सब्जेक्ट है तो इसमें लिखेंगे क्या, गणित के सवाल आएंगे या कैसे आता है, तो वो हम सब देखने वाले हैं। कैलकुलेशन करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा, ये आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और गणित का कंटेंट ऑलरेडी वैसे भी यूट्यूब पर कम है, तो इसलिए हम गणित शिक्षण की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पूरा पैकेज खत्म करेंगे, यानी पांचों की पांचों यूनिट हम एक के बाद एक लगातार लेकर आएंगे, डेली ध्यान रखेंगे। तो गणित शिक्षण की बात करें, प्रथम वर्ष गणित शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए इसकी इकाई 1 जिसका नाम ही है गणित से परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स, यानी गणित से जब परिचय कराना होगा बच्चों का। देखिए डीएलएड होता है प्री प्राइमरी प्राइमरी के लिए, तो उस समय जो गणित विषय आता है तो बच्चों को वैसे सबसे कठिन विषय, सबसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा बच्चों को जो डर लगता है मैक्सिमम अधिकतर बच्चों को इसी विषय से। तो अगर ये विषय बच्चों को ढंग से आ गया तो बाकी विषय आसानी से समझ सकते हैं। तो इस विषय का नाम, इस इकाई का नाम ही है गणित से परिचय। तो इस पूरी इकाई में गणित का परिचय कैसे करवाना चाहिए, गणित कैसे पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग में गणित के सवाल क्या होने चाहिए, इसी पर पूरा आधारित ये पूरा का पूरा क्या रहता है, इकाई रहती है। और गणित की शुरुआत कैसे हुई, संख्या, नंबर, शून्य, आविष्कार, ये सब चीजों की बात होती है। तो इतना तो समझ जाओ कि इस इकाई में क्या रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए, ताकि मान लो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए और आपको पता हो कि ये इस इकाई से प्रश्न है तो आप थोड़ा अपने मन से लिख पाओ, है ना। ये तैयारी जानी चाहिए, पूरा रट कर नहीं जाना भाई, ठीक। अब मैं बात करूं इस इकाई की, तो ये जो इकाई है इस पूरे इकाई पर जो अंक आवंटित है, जो मार्क्स अलॉटेड रहते हैं वो होते हैं 10। जी हां, इस पे 10 अंकों के क्वेश्चन आते हैं, 10 अंकों का प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। यहां से 2 एमसीक्यू आते हैं, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे, ठीक है, 2, और फिर एक 4 अंक का प्रश्न आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और 2 मार्क्स वाले आएंगे यहां से 2 क्वेश्चन। जी हां, ये ब्लूप्रिंट जो मैं आपको बता रहा हूं पूरा बहुत याद रखना आसान है। जैसे मैंने बताया इकाई 1 पर अंक आवंटित है कुल 10 अंक आवंटित है, और इस पर जो है 2 एमसीक्यू यानी यहां से 2 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, अपने ऐप पर पूरा कोर्स अपलोड किया है जहां हर विषय का, हर इकाई के एमसीक्यूज, एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, हर विषय के एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर ये पूरा अपलोड कर रखा है। इसका पूरा का पूरा हम स्क्रीनशॉट भी अपने इसमें डाल देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वहां भी आप देख पाएंगे, ठीक है। और ऐप के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। ऐप पे कोर्स परचेस करना हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक भी है, वहां से कोर्स परचेस कर लोगे। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल हो गए 8 नंबर, और 2 एमसीक्यू, टोटल हो गए 10 नंबर। तो गणित से परिचय पहली इकाई कुल 10 अंकों की आती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, बड़ा अच्छा और आसान सवाल। इस सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल है कि भाई वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक ही सवाल के अंदर कई क्वेश्चन है। जो वैदिक गणित ग्रंथ होते हैं, जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित नाम से एक ग्रंथ लिखा गया है, उसके रचयिता कौन है। फिर दूसरा, भाई उसमें कितने सूत्र हैं, कितने उपसूत्र हैं, ये भी बताना रहेगा। तो इसमें 3 प्रकार का डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए तो ध्यान में रख लेना, अभी से रट लोगे, अभी से याद हो जाएगा, परीक्षा के लिए टेंशन ही नहीं है। देखो, तो वैदिक गणित ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। जी हाँ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिसने गणित के ग्रंथ की रचना की होगी उसको गणितज्ञ या मैथमेटिशियन ही कहेंगे ना। जी हाँ, तो उसे हम गणितज्ञ ही कहते हैं, मैथमेटिशियन अंग्रेजी भाषा में। आपने सुना भी होगा, अगर आप सबने सुपर 30 मूवी देखी होगी जो आनंद कुमार के ऊपर है, बिहार के शिक्षक, जिसमें ऋतिक रोशन ने उनका रोल प्ले किया था, तो उसमें आप मैथमेटिशियन बोलते हुए देखोगे, है ना। अच्छी प्रेरणादायक मोटिवेशनल मूवी है, देखनी चाहिए आप सभी को। अभी मत देखने बैठ जाना, परीक्षा आ रही है, पढ़ाई करना, परीक्षा के बाद देख लेना, ठीक है। समय मिले, दिमाग फ्रेश करना हो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैदिक गणित, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है भाई, इस ग्रंथ के रचयिता है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं, ठीक। ये याद हो गया। दूसरा कि भाई इस ग्रंथ में उन्होंने टोटल 16 सूत्र, कितने सूत्र बताए हैं भाई, 16 तो सूत्र बताए हैं, और 13 उपसूत्र बताए हैं। उपसूत्र 13 है और सूत्र 16 है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो पहला तो भाई पहले का उत्तर की वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं। इन्होंने भाई हमें 16 सूत्र बताए और 13 उपसूत्र बताए, ठीक है, गणित के बारे में। उस अपने किताब में इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी आ जाए, हो सकता है थ्योरी में आए, तो आप लिख पाएंगे 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया है। बहुत से स्टूडेंट जिनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है और वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म एक कोर्स मिल जाए जिसमें अच्छे से बढ़िया से उनकी तैयारी हो जाए, एकदम बढ़िया से उनका रैपिड स्टडी हो जाए, कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो ये कोर्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने लॉन्च किया था, 30 डेज का कोर्स। इसको आप 10 दिन में बढ़िया से तैयार कर सकते हो। ओवरऑल कंटेंट इसमें उपलब्ध करवा दिया गया है। ये कोर्स बड़ा बेहतरीन है। इसमें एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ, ये सब कुछ मिलता है। पीवाईक्यूज वगैरह भी मिलते हैं और डिटेल नोट भी मिल जाते हैं। तो आपकी इच्छा,
आपको जिस तरह से पढ़ना होगा पढ़ के तैयारी कर सकते हो। कोर्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतर है परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स ने परचेस कर रखा है, हजारों स्टूडेंट की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही है, आप भी कर सकते हैं। पिछले साल हमारे चैनल से पढ़कर 13,000 छात्रों ने 90% प्लस स्कोर किया था ऐसे ही कोर्स को लेकर। जी हां, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 33% का ऑफ चल रहा है, कोर्स परचेस कर लेना सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़े, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2। सवाल देखो, गणित की व्यापकता सार्वभौम है, स्पष्ट कीजिए। तो गणित जो है बहुत फैला हुआ है और इसको सब मानते हैं। सार्वभौम मतलब सबको ज्ञात है, सबको पता है। गणित जो है भाई हमारे जीवन में हर जगह पर गणित इस्तेमाल होता है, ये तो आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं ना। गणित बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गणित के बिना आपका भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स सॉल्व नहीं होता। गणित के बिना केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र सॉल्व नहीं होता है ना। आगे चल के हर क्लास में गणित बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गणित की व्यापकता सार्वभौम है। बताइए, आप बताओ ना कि गणित क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने मन से लिखना है। तो देखो, पहली बात तो ये कि गणित जो है वह व्यापकता सार्वभौम है, यानी क्वेश्चन से उठाकर मैं लिख दिया। ठीक, कभी भी ऐसा उत्तर लिखो तो पहले थ्योरी डालो कि गणित की व्यापकता सार्वभौम है, यह निम्नलिखित पॉइंट से या निम्नलिखित कह सकते हो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। फिर डैश देकर नंबर 1 लिखना कि भाई आप देखोगे कि अनगिनत व्यवहार गणित की सहायता से ही होते हैं। यानी बाजार गए, सब्जी खरीदना है, गणित की मदद से। सामान खरीदना है, गणित की मदद से। तो गणित की मदद से सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलेगा भाई। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का भी मेरुदंड है। मेरुदंड मतलब एकदम रीढ़ की हड्डी है, समझ लो आप, एकदम रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि भाई गणित, साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक बिना गणित के कुछ नहीं है। बिना गणित के आप सोचो हम चांद पर जा सकते थे? नहीं। बिना गणित के जो आप ये यूट्यूब देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, पॉसिबल था? नहीं। बिना मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है भाई। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अतः वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगध ने लिखा है, यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मन्यो यथा। यानी कि जैसे आप देखोगे मोर जो होता है, मोर की जो कलगी होती है, जो उसके पंख होते हैं, उसकी पहचान उसी से है। बिल्कुल वैसे ही भाई आप देखोगे तो गणित की पहचान, यानी बाकी चीजों की पहचान गणित से ही होती है। तो गणित सबसे मेन सब्जेक्ट है, गणित बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर जीवन के हर आप कह सकते हो क्षेत्र में गणित की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गणित की व्यापकता सार्वभौम है। ये क्लियर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक 3, शून्य का आविष्कार किसने किया। सवाल है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, यानी जीरो का जो इन्वेंशन है वो किसने किया। भाई शून्य का आविष्कार पूछ रहा है, तो हम सब जानते हैं भाई जीरो भारत में खोजा गया है, ये तो सबको पता है ना। जीरो का इन्वेंशन भारत में ही हुआ है। तो जीरो का जो इन्वेंशन है, जीरो इन्वेंट करने का, जीरो की खोज करने का जो श्रेय जाता है, इसका मुख्य क्रेडिट यानी मुख्य श्रेय जो जाता है संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि, है ना, और तथा पिंगल को दिया जाता है। ठीक, पिंगल। ये दो ऐसे गणिताचार्य हैं, ऐसे दो आप कह सकते हो बड़े बड़े विज्ञान नहीं कह सकते आप, इनको कह सकते हो कि बड़े बड़े बहुत ज्यादा ज्ञाता हैं, स्कॉलर है, बुद्धिजीवी हैं, बहुत होशियार लोग हैं, जिन्होंने क्या किया है, शून्य का खोज किया है। ठीक है, ये हमारे हिसाब से। बाकी और चीजें अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम बताए जाते हैं, लेकिन डीएलएड में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है, उस हिसाब में आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण के जो व्याकरणाचार्य पाणिनि हैं, उन्होंने शून्य की खोज की थी 500 ईसा पूर्व में, और पिंगल 200 ईसा पूर्व, इन दोनों को जाता है शून्य का आविष्कार करने में, शून्य का खोज करने में। देखो बहुत लोग बोलेंगे कि जीरो तो अभी अभी इन्वेंट हुआ है ना, पर भाई आप याद करो महाभारत में 100 कौरव थे। तो ये 100 शब्द लिखने के लिए, मतलब महाभारत जिस भी भाषा में लिखी गई होगी, संस्कृत में लिखी गई है, तो उसमें 100 लिखने के लिए कहीं ना कहीं जीरो की आवश्यकता तो पड़ी होगी। तो अगर हम बोलेंगे कि आज जीरो इन्वेंट हुआ है, तो उस समय 100 संख्या लिखी कैसे गई उस जमाने में, सोचो, है ना। तो कह सकते हैं कि शून्य का आविष्कार बहुत पहले से हुआ है। तो इसके ऊपर कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे विवाद हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जीरो की इन्वेंट इसने किया है, उसने किया है, इस मैथमेटिशियन ने, इस गणितज्ञ ने। लेकिन डीएलएड के जो सिलेबस में बताया गया है उसके हिसाब से गणित में जो शून्य का आविष्कार है उसका जो श्रेय जाता है वो व्याकरणाचार्य, जिन्होंने व्याकरण की खोज की, संस्कृत व्याकरण बहुत ज्यादा जिन्होंने खोज की, महर्षि पाणिनि जिसे कहा जाता है, उन्होंने भाई 500 ईस्वी पूर्व में, और तथा पिंगल जो 200 ईस्वी पूर्व में, इनको ही श्रेय दिया जाता है। वही बात करें वैदिक युग में, तो वैदिक युग में शून्य का आविष्कार ऋषि गुत्समद जो हैं इनको दिया जाता है। ठीक है, भारत में शून्य का आविष्कार गणित भास्कराचार्य ने किया।
ये कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये लोग भारत के नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी भारत के ही लोग हैं, पर ये प्राचीन समय के भारत के लोग हैं। इन्होंने जीरो को ऐसा शून्य बोला, शून्य जैसी संख्या होती है, लेकिन इन्होंने ऐसा जीरो नहीं इन्वेंट किया, नंबर के फॉर्म में जीरो इन्वेंट इन्होंने नहीं किया, इसलिए इनको भी क्रेडिट जाएगा, क्योंकि शब्द तो इन्होंने ढूंढा, उसी को आज जीरो शून्य बोलते भी हैं, ठीक है। साथ ही भी यह ज्ञात है शून्य को, जीरो को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी उसी समय ज्ञात किया गया, सब थ्योरी जो है उसी समय भास्कराचार्य ने ही दे दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इतने लोगों का नाम आता है शून्य के आविष्कार पर, शून्य की खोज पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। अगला सवाल है कापित्थ का गुरुकुल उज्जैन का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? कापित्थ का गुरुकुल उज्जैन, अब ये जो संस्था है, इस संस्था का गणित के क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, ये पूछेगा ना। अब इसकी बात हम कर लेते हैं, चलिए थोड़ा इसको जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखो, ये नॉर्मल मैथ का विषय का पेपर नहीं है, ये गणित शिक्षण है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें गणित कैसे पढ़ाते हैं, गणित क्या होता है, इसके बारे में है। गणित के सवाल हल करने नहीं देगा आपको परीक्षा में, ध्यान रखो ना। तो कितना भी आपको मैथ्स आता हो प्लस माइनस फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल। समझ में आया? अब आपको थोड़ा पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक। तो कापित्थ का गुरुकुल उज्जैन का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसकी बात करते हैं। चलिए, तो कापित्थ का गुरुकुल उज्जैन ने गणित की अनेक विद्याओं सहित शून्य एवं अनंत की अवधारणाओं पर, अनंत मतलब इन्फिनिटी, अनंत मतलब क्या, इन्फिनिटी, ऐसा सिंबल होता है इन्फिनिटी का, ये ऐसा सिंबल होता है इन्फिनिटी, है ना। तो इसके ऊपर कई शोध किए, जैसे इन्फिनिटी के बारे में ये जानते थे, ये नहीं जानते थे, तो कई चीजें इनने बताई आगे चल के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कापित्थ का गुरुकुल उज्जैन है, इन्होंने शून्य के ऊपर कई सारी खोज की, शून्य के ऊपर कई सारे उन्होंने थ्योरम्स दिए, कई सारे उन्होंने विद्याएं बताई, कई सारे नई नई चीजें खोजी शून्य के बारे में, ठीक है। और अनंत की जो कह सकते हैं अवधारणा है, यानी इन्फिनिटी के ऊपर जो प्रिंसिपल है, इन्फिनिटी के बारे में, अनंत के बारे में जो हम सोचते हैं, हमारी जो अवधारणा है ना, उस पर भाई हम जो व्यापक शोध यानी बहुत डिटेल स्टडी इन्होंने की, उनके अनुप्रयोग में महान योगदान जाता है। यानी अनंत की खोज में, अनंत की अवधारणाओं में, शून्य की अवधारणाओं में, शून्य के बारे में, इन दोनों चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, यानी शून्य के बारे में और इन्फिनिटी के बारे में, इन दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में खोज की है, शोध किया है। इसके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई हैं, कई नई बातें बताई गई हैं, कई पुरानी बातों को भी गलत साबित कर दिया गया अपने शोध से इन्होंने, ठीक है। तो कापित्थ का गुरुकुल उज्जैन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला प्रश्न, वैदिक गणित क्या होता है, इसके सूत्रों उपसूत्रों का नाम लिखिए। भाई बताइए वैदिक गणित क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स। अक्सर आप सुनते होंगे वैदिक मैथमेटिक्स क्या है। भाई वैदिक मैथमेटिक्स से अभी आप देखोगे कोई कोई कैलकुलेशन, भाग गुणा करने में बड़ा समय लगता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का, लेकिन वैदिक गणित से ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा भाग भी चुटकियों में बहुत कम समय में हल हो जाते हैं। अभी तो आजकल वैदिक मैथमेटिक्स का पूरा क्लास चलता है, यूट्यूब पे तो कई कोर्सेस मिल जाएंगे आपको वैदिक गणित के बारे में, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। ये बच्चे अक्सर समर कैंप की एक्टिविटीज के रूप में सीख लेते हैं, ताकि उनका मैथ सुधर जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वैदिक गणित के बारे में, इसका उत्तर देख लेते हैं कि वैदिक गणित आखिर क्या है। भाई वैदिक गणित के सूत्र क्या है, इसके उपसूत्र क्या है, बात कर लेते हैं। तो जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, इन्होंने ही भाई बताया हमको, है ना। तो जो जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं, उन्होंने वैदिक गणित में ही अंक गणितीय गणना, यानी कि जो नंबर्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमर्स होते हैं, यानी संख्या होती है, उनका वैकल्पिक एवं संक्षिप्त विधियों का समूह है। यानी कि आप कह सकते हो कि हमने देखा है अक्सर गणित में एक प्रश्न को हल करने का कई विधि होता है, कई मेथड होता है। तो जैसे हमको गुणा भाग बचपन में सिखाया जाता है कि भाई आपको गुणा करने के लिए ऐसा करना होगा कि एक नंबर 65 को अगर 5 से गुणा करना है तो ऐसा लिखो, फिर इससे गुणा करो, फिर इससे करो, ऐसा। या भाग देने के लिए ऐसा करो, 65 को अगर 4 से भाग देना है तो ऐसा करो, वैसा करो, है ना, ऐसा करो, फिर आपको मिलेगा भाई ऐसे करके भाग, ऐसे करके। मतलब जो ये लॉन्ग मेथड है, इस मेथड में, इस विधि में बड़ा समय जाता है। तो इससे छोटी विधियां भी है, शॉर्टकट विधियां भी बनाई गई हैं, ठीक है। तो जो गणिताचार्य हैं, जो कि गणितज्ञ मैथमेटिशियन हैं, कौन, जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, इन्होंने क्या किया है, अंक गणित की गणना के लिए, यानी नंबर्स के कैलकुलेशन के लिए, गुणा भाग इन सबको करने के लिए, आप चाहे तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा भी लिख सकते हो कि जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ गणितज्ञ ने गुणा भाग करने के लिए कई सारी अनेक विधियों का भी निर्माण किया था, कई सारे ऑप्शनल वैकल्पिक मेथड विधियां भी बतलाई थी, ठीक है। तो उनकी मदद से ही कई सारे जो बड़े बड़े संख्याओं के जो हल हैं वो बड़ी कम समय में निकाले जा सकते हैं, शॉर्टकट में। इन्होंने 16 मूल सूत्र दिए थे, यानी मेन जो फॉर्मूलाज दिए थे, 16 फॉर्मूलाज दिए थे। वैदिक गणित गणना की ऐसी पद्धति है, देखो ये गणना की, कैलकुलेशन की ऐसी मेथड है,
वैदिक गणित गणना की ऐसी पद्धति है जिससे जटिल अंक गणितीय गणनाएं अत्यंत ही सरल, सहज, त्वरित संभव है। यानी बड़े बड़े यानी जटिल गणित की संख्याओं का जो गणना है, कैलकुलेशन है, हल जो है वो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम समय में संभव हो जाता है वैदिक गणित की सहायता से। इसके लिए गणिताचार्य ने 16 मूल सूत्र मेन फॉर्मूलाज दिए थे, ये बताया गया यहां पर। तो ये हमारा सवाल का जवाब रहेगा। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि गणित के कोई दो संकेत उदाहरण सहित लिखिए। गणित के कोई दो संकेत, मतलब गणित में जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं ना, जैसे कि ये प्लस, माइनस, है ना, ये गुणा, भाग, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, या बराबर का, है ना, ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हो, ये सब गणित के चिन्ह हैं, गणित में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो चिन्ह है, जो संकेत हैं, इनको बतलाना है। इस संकेत को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये संकेत क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप जो भी जानते हो प्लस माइनस अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। अपने मन से जो लिख दो कि ये दो संकेतों के बारे में, गणित के कोई दो संकेत उदाहरण से निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, जैसे किसी ने लिखा ये प्लस के बारे में, है ना, तो इसमें लिखेंगे भाई ये क्या है, ये है धन का उदाहरण। धन का मतलब होता है प्लस, यानी जोड़ना। ये जोड़ का, धन की जगह जोड़ भी बोल सकते हैं, जोड़ का संकेत है। इसमें संख्याओं को जोड़ा जाता है, इससे संख्या बढ़ जाती है कुछ इस प्रकार से। फिर आता है भाई दूसरा, आप लिख देते हैं माइनस वाला, है ना, माइनस लिख सकते थे आप दूसरा। तो ये होता है घटाओ, जिसे हम कह सकते हैं घटाना, है ना, इसका संकेत है। इससे संख्या को घटाया जाता है, जिससे संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार का कुछ भी आप लिख सकते हो अपने मन से, जो भी सिंबल्स आपको पता होते हैं। जैसे ये बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल टू का चिन्ह, है ना। तो जैसे यहां लिखा है, देखो अब यहां पर थोड़ा सा पढ़ लो एग्जाम्पल के रूप में, कि वे चिन्ह अथवा संकेत जो किसी गणितीय क्रिया अथवा संबंध को व्यक्त करने में, किसी गणितज्ञ राशि की प्रकृति अथवा गुण को दर्शाने में, अथवा गणित में प्रायः गणित के सवालों को, गणित के प्रश्नों को हल करने में, गणितीय गणनाएं करने में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे संकेतों को ही हम गणित का संकेत, गणित का चिन्ह कहते हैं। हो गया, ये थ्योरी लिख दिया आपने। फिर इसमें आप लिख दो कि वो गणितीय संकेत कहलाते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, है ना, ये सब क्या है, ये गणितीय सिंबल है। चाहे तो आप इनको भी लिख सकते हो, उदाहरण से दे सकते हो। क्लियर है, समझ गया? ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 5। आप प्राथमिक के बच्चे को, है ना, जो प्राथमिक क्लास का बच्चा होगा, यानी प्राइमरी का जो स्टूडेंट होगा, उसको भाई कैसे पढ़ाओगे ना। तो आप प्राथमिक के बच्चों को शून्य की अवधारणा कैसे समझाएंगे, यानी जीरो का जो कॉन्सेप्ट समझाना है। जिस बच्चे ने आज तक जीरो के बारे में कुछ सुना ही नहीं, जानता नहीं है, ठीक है, वो पहली बार स्कूल आया है और उसको आपको जीरो पढ़ाना है। आप गणित के टीचर बन गए प्राइमरी में, और आपको गणित में बच्चों को ये पढ़ाना है कि बेटा शून्य के बारे में, जीरो के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे शून्य के बारे में, है ना। तो सोचिए, हो सकता है आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास हो, यानी टीचर बनने के बाद, गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर बनने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आप एज ए गणित टीचर ने भी तो प्राइमरी में, मतलब छोटे बच्चों को तो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो आपको मैथ्स पढ़ाना है उस बच्चे को, जिस बच्चे ने कभी जीरो के बारे में सुना नहीं, उसको आप कैसे पढ़ाओगे? सोचो, है ना, सोचो कैसे पढ़ाओगे जीरो। बताओगे बेटा जीरो, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह को कहते हैं शून्य। इसे क्या कहते हैं? शून्य। जब कुछ नहीं होता तो शून्य होता है, ऐसा कुछ आप बताओगे, प्रेजेंटेशन दोगे ना, वैसा वो बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए सवाल दिया है, आप प्राथमिक के बच्चों को शून्य की अवधारणा कैसे समझाएंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी कि निम्नलिखित विधि द्वारा बच्चे को शून्य की अवधारणा समझाई जा सकती है। यानी नीचे दी गई मेथड के द्वारा बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है। बच्चों को जीरो होता क्या, उसका कॉन्सेप्ट। पहली बात ये कि बच्चों को समूह में बांटकर किसी समूह को कंचे, मार्बल्स कंचे ना जो खेलते हैं, वो समूह में चौक के टुकड़े, कंकड़, पत्तियां, ये सब बांट देंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम। जैसे एक ग्रुप बनाया 5 बच्चों का, इधर ग्रुप बनाया 5 बच्चों का, ठीक है। इन 5 बच्चों के पास 5 चौक दे दिए और इन 5 बच्चों को कहा कि जाओ उनसे एक एक चौक ले लो। तो इस तरह से 5 बच्चों ने चौक ले लिया। फिर इनके पास एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि इधर भी 5 बच्चे थे, इधर भी 5, इन 5 ने जाके उनसे ले लिया। तो इनके पास बचा क्या? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा तो इसे कहते हैं शून्य। इसे कैसे दर्शाएंगे? शून्य। इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, वही लिखा गया है ना। बारी बारी प्रत्येक समूह को बुलाकर उनसे दी गई वस्तु में से एक एक वस्तु बॉक्स में डालने को कहें। साथ ही पूछते जाए कि कितने कंकड़, कितने टुकड़े या कंचे बचे हैं। तो बच्चा कहेगा 5, 4, 3, 2, 1। जब सबने डाल दिया होगा तो अब बताओ कितने बचे हैं। बच्चे बोलेंगे अब क्या, अब तो कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। इस प्रकार से बच्चों को शून्य की अवधारणा, शून्य का कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है छोटे बच्चों को, है ना। क्लियर, समझ में आ गया? इस तरह से भाई पूरा समझाना रहेगा उनको। क्लियर? तो भाई ये थी हमारी गणित शिक्षण, गणित से परिचय पहली क्लास,
जी हाँ, गणित शिक्षण विषय की इकाई 1 की क्लास, इसके अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस इकाई से पूछे जाने वाले सारे एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और बहुत सारे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर जो हैं हमारे कोर्स में पूरा इंक्लूडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से आप शॉर्ट टर्म कोर्स खरीद सकते हैं, जहां से आपकी तैयारी 100% सफलतम रूप से हो जाएगी डेट की। सारा टेंशन भूल जाओ, एक कोर्स खरीदो, कोई किताब नोट्स सब भूल जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा एक कोर्स में। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स जरूर परचेस करें। परचेस करना बड़ा आसान, जो मैंने बताया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और वहां से कोर्स परचेस कर लो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 33% ऑफ चल रहा है, तो कूपन कोड छोड़ के डायरेक्ट परचेस कर लेना, 33% की छूट मिल जाएगी। अन्य वीडियो के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।